को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है करियरविल ऐप पर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के पूरे सिलेबस में अगर हम बात करें, पूरे के पूरे सिलेबस में अगर हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे जो सिलेबस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो पूरे सिलेबस के अंदर जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो ग्रामर सेक्शन है। आप सभी लोग जानते हैं ग्रामर सेक्शन के साथ साथ आप लोगों का एक सेक्शन है जिसे हम वोकैब्स कहते हैं, ठीक है, और एक सेक्शन है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। हालांकि ये पूरे के पूरे सिलेबस के साथ एक बड़ी छेड़खानी है, या पूरे के पूरे सिलेबस को अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे सिलेबस में, शुक्रिया मेरे भाई, पूरे के पूरे सिलेबस में अपने आप में ये एक बेरुखी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सबसे कम मार्क्स का दिया जाता है। लेकिन अगर आप जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम्स में, जिसमें सी सेट की मैं बात करूंगा, यानी कि यूपीएससी के प्रीलिम्स की, आईएएस या आईपीएस अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके प्रीलिम्स के एग्जाम की अगर बात करते हैं तो वहां एक अकेला ऐसा पेपर जिसमें इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा चित्र बना के दिखाऊंगा। उस चित्र को ध्यान से समझना। चित्र बोर्ड पे नहीं होगा, चित्र आपके दिमाग पे होगा। बेटा सभी को नमस्कार। आप प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना बेटा। मान लो आप अपने ऑफिस में, मान लीजिए दोस्तों आप अपने ऑफिस में बैठे हैं और ये एक दौर है जिसे हम कहते हैं इन सर्विस दौर। आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक बात सोच के देखो, जब आपकी नौकरी लगती है, आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, तब आप काम किस चीज से करते हैं? आप काम करते हैं जब आपके पास भाषा है, यानी कि आपके पास अपनी लैंग्वेज है। मेरे बच्चों, जब लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो आप सभी के सामने आपको कोई भी फाइल बनानी है, ठीक है, या कोई भी फाइल की रिपोर्ट आपको पढ़नी है, यही दो काम तो होंगे। या तो आपको कोई फाइल बनानी होगी, है ना, या फिर किसी भी फाइल को आपको पढ़ना होगा। दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है ना। लेकिन पढ़ने से पहले हमें जानकारी कैसे होगी, पढ़े कैसे, ये भी अपने आप में एक सवाल है ना। ग्रामर ने हमें क्या सिखा दिया? ग्रामर ने हमें सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छे से सिखा दिया, है ना बच्चे। ग्रामर ने हमें बहुत अच्छे से सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा दिया कि वाक्य कैसे बनते हैं, टेंस कैसे प्रयोग होता है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कहां पर सही तरह यूज होता है, किस वजह से हमारे सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल नहीं बैठा पाते, किस वजह से वर्ब को वर्ब एडवांस लेवल पर लेकर जाता है। एवरीथिंग विल लर्न इट केयरफुली, ठीक है ना जी। फिर आती है हमारी सर वाक्य बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी छोटी यूनिट भाषा की न्यूनतम इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड वोकैब्स। हमारे को इस चीज की भी जानकारी आपने दी है, और इस चीज की जानकारी पर हम लोग, चलो मैं लिखूंगा नहीं कि यूट्यूब पर भी हमने पढ़ा, आपको वीओडी सेक्शन भी दिया। इसके अंदर आप लोगों को वर्ड्स भी समझाए कैसे बनते हैं, आप लोगों को फ्रेजेस भी समझाए, आप लोगों को इडियम्स भी समझाए, और जिसके जरिए आप अपनी भाषा में कोई भी वाक्य जब बनाते हैं तो वाक्य बनाने में एक अजब गजब अर्थ निकल कर आता है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर एक चीज और आपसे चाहता है, एग्जामिनर एक चीज ये चाहता है कि अगर आपके सामने कोई रिपोर्ट आए, अगर आपके सामने कोई फाइल आए, तो क्या आप उस फाइल को एक ही बार पढ़कर समझ पाते हैं? क्या आप उसी फाइल को एक ही बार पढ़कर समझ पाते हैं? ये चैलेंज आपके सामने आता है, और इस चैलेंज की वजह से बुरा मत मानिएगा, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कभी कभी सच को सुन लेना चाहिए, आपको बुरा नहीं मानना है। आईएएस अधिकारी भी फेल हैं, आईएएस अधिकारी भी आप जैसे बच्चों के निर्भर होकर उन फाइलों को समझने का काम करते हैं। मेरी बात थोड़ी अजीब लग रही है, पर यह सच है। एक आईएएस ऑफिसर जीएस का महासागर पीकर बैठता है, जीएस का महासागर पीकर बैठता है, उससे धरती, गगन, जलवायु कुछ भी पूछो सबका जवाब दे देगा। उससे इतिहास पूछ लो, अकबर का, बाबर का, सब कुछ बता देगा। उससे पूछ लो कि वर्तमान में पुर्तगाल में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, सब जवाब देगा, उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसको एक बात ये कह दी जाए कि सर ये एक मेरे सामने एडिटोरियल है, जरा इसका मीनिंग मुझे समझा देना, वहां थोड़ा सा फंस जाता है, और यहीं पर आपकी जीत है। यानी कि आप लिखे हुए को समझना जानते हैं,
और जो बच्चा लिखे हुए को समझना जानता है वो यहां पर अपनी बहुत इज्जत कमाता है, यानी कि नौकरी लगने के बाद उसका जो सफर है वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। अब आप सोचेंगे गुरुजी क्या बात कर रहे हो, आईएएस ऑफिसर एक फाइल नहीं पढ़ सकता? बेटा फाइल कोई 2 पन्नों की नहीं होती, फाइल होती है कम से कम 200 पन्नों की, और उस फाइल में कहा क्या लिखा है, उसका क्या अर्थ है, और उसी के बेसिस पर सामने वाली जो क्लाइंटेज है वो किस तरीके से आपको कोर्ट तक घसीट सकती है। इन चीजों का अर्थ सटीक समझने की कला को ही हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन अपने आप में एक बेहद खूबसूरत, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एरिया है मेरे बच्चों। मैं आप सभी के साथ मिलकर कॉम्प्रिहेंशन के तीनों एरियाज पर काम करूंगा, जिसमें एक हो गया हमारे सामने रीडिंग ऑफ पैसेजेस या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक इसी के साथ साथ हम लोग आपके साथ मिलकर समझेंगे जिसे हम कहते हैं पैराजम्बल्ड सेंटेंसेस, यानी कि किसी भी पैसेज को, किसी भी पैराग्राफ को जम्बल्ड कर दिया जाए, ऊपर नीचे अगर सेंटेंसेस को कह दिया जाए तो पैराजम्बल्ड हमारे सामने किस तरीके से उनको ठीक करके एक पूरे पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। और अगर हम किसी भी पैसेज में से कुछ ऑप्शंस हटा दें, कुछ शब्दों को अगर हटा दें, आप उनका वापस स्थान लगाकर या वापस उनको सही जगह पर लिखकर उनका सही अर्थ बता सकते हैं या नहीं। इस प्यारे से खेल को ही हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। तो कुल मिलाकर कॉम्प्रिहेंशन का एक ऐसा एरिया है जो आपको नौकरी लगने से पहले ही नहीं, नौकरी लगने के बाद भी बहुत अच्छे से तैयार करता है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर हमें बहुत अच्छी पकड़ बनानी होगी। अगर अच्छे से पकड़ हमने बना ली मेरे बच्चों, तो ये भी याद रखना कि इस कॉम्प्रिहेंशन के जरिए ही आपकी ग्रामर भी रिवाइज होती है और वोकैबुलरीज आपको याद होती हैं, और वोकैबुलरीज के कुछ ऐसे नए नए एलिमेंट्स भी आपको पढ़ने को मिलते हैं जो शायद आपने नहीं पढ़े। बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड हैं, आज अपने अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। ठीक है, हालांकि वो गुमराही का एक रास्ता भी तय कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्टेड हैं, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर अपने गाने गाते हैं और वो आकर बताते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे हमारे सज्जन भाई भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ लो इंग्लिश हो जाएगी। कुछ हद तक ये सार्थक है, कुछ हद तक ये सार्थक है, क्योंकि जब आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो एक्चुअल में आप डेवलप कर रहे हो अपनी रीडिंग स्किल्स। जब आप बार बार पैसेज पढ़ते हो, बार बार चीजों को पढ़ते हो, तो उसमें आपकी ग्रामर की रिवीजन होती है, आपकी वोकैबुलरी की रिवीजन होती है। रिवीजन उस चीज की जाती है जो आपने पहले सीख लिया हो, और जो आपने पहले सीखा ही नहीं तो उसकी रिवीजन कैसे करेंगे? उसकी रिवीजन करना तो संभव ही नहीं है। मुझे जर्मन भाषा नहीं आती, क्या मैं जर्मन का न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूं? इस मुझे का मतलब आप है। हमें जर्मन भाषा नहीं आती, मैं जर्मन का कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, मैं जर्मन का कोई कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो दूर दूर तक नहीं पढ़ सकता। तो फिर बचा क्या? इसका मतलब ग्रामर ने हमें वो रीढ़ की हड्डी दी है जिसकी वजह से हम खड़े हो सकते हैं। वोकैबुलरी ने हमें वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े दिए हैं जिसके जरिए हम किसी भी वाक्य को बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो मेरे बच्चों, ये दोनों के दोनों एसेंशियल पार्ट्स आप लोगों के हैं जिनके बगैर भाषा को सीखा नहीं जा सकता, और इन दोनों को एक्सपर्ट बनाने के लिए आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन तैयार किया गया है। तो मेरे बच्चों, जो भी भाई, एक भाई बार बार लिख रहा है सर क्लास रिकॉर्डेड है। बिल्कुल भाई रिकॉर्डेड है बेटा, और ये आज से 5000 साल पहले की रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप बेटा बिल्कुल मत देखें इसे, बाकी बच्चों को पढ़ने दें। मेरी क्लास का कोई भी बच्चा, आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आप में से कोई भी बच्चा ये छोटी हरकत कभी भी ना करे कि सर क्लास रिकॉर्डेड है, ये है वो है। ये बहुत छोटी हरकतें होती हैं। छोटी हरकत का मतलब जिसकी विचार, जिसकी सोच इतनी छोटी है कि वो यहाँ ये बात कहने के लिए आ रहा है, ना कि ये चीज पढ़ने के लिए आ रहा है। थोड़ा सा मुझे दुख होता है, क्योंकि जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे, आप इन चीजों पर ध्यान देंगे। ये छोटी हरकतें छोड़ दीजिए बेटा। आपको ऑफिसर बनना है, आपको अच्छे पद पर जाना है, तो वहां पर ये चीजें मायने नहीं रखती।
कॉम्प्रिहेंशन आपका एक ऐसा एरिया तैयार हम करने वाले हैं जिस एरिया में हम इस लैंग्वेज के सारे एस्पेक्ट्स को रिवाइज भी करते चलेंगे। जो भी आपने ग्रामर में पढ़ा है, जो भी वोकैब्स आप लोगों ने पढ़ी है, उसको रिवाइज भी करते चलेंगे और आप लोगों की रीडिंग स्किल को इंप्रूव करेंगे, जो एग्जाम से पहले ही नहीं एग्जाम के बाद भी आपको हमेशा हमेशा काम आएगी। तो मेरे बच्चों, इस प्रोसेस में लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रोसेस में हम सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को उठा रहे हैं भाई। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बहुत ही खूबसूरत चीज है भाई, बहुत ही खूबसूरत चीज है। जितना पढ़ोगे उतना मजा आएगा, लेकिन कंडीशन है इसको पढ़ना। ठीक है बेटा, कंडीशन क्या है? इसको पढ़ना। कॉम्प्रिहेंशन शब्द जो है मेरे बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज शब्द बना है किससे? आप कहोगे सर कॉम्प्रीहेंड से। किससे बना है बेटा? कॉम्प्रीहेंड से। जब कॉम्प्रीहेंड की हम बात करते हैं तो कॉम्प्रीहेंड का अर्थ क्या बनता है? कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है टू रीड एंड अंडरस्टैंड। किसी चीज को पढ़कर उसके अर्थ को समझने की क्षमता, किसी भी चीज को पढ़कर उसको समझने की कला कॉम्प्रीहेंड कहलाती है। गॉट इट? हाँ है ना? फाइन। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्रीहेंड। फाइन। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को पढ़कर उसके अर्थ को समझना। हमारी परीक्षा में ये जो सवाल है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का, हमारी परीक्षा में सवाल दिया जाता है कुछ इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों। आपके सामने एक पैसेज दिया जाता है, इसके हमें अधिकतर 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, चाहे आप प्री के पेपर में जाओ चाहे मेंस के पेपर में जाओ। हाँ, कभी कभी अगर पेपर वाला चाहता है कि आपके लिए कोई बहुत अच्छा पैसेज है तो वो 5 की जगह क्वेश्चंस की संख्या 10 भी कर सकता है। आपको 10 प्रश्न भी पढ़ने के लिए दिए जा सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? तो 10 प्रश्नों को लेकर भी आपके सामने एक सवाल दे दिया जाता है। अब हमारे जो बच्चे हैं वो इतने खतरनाक हैं, खतरनाक कहूंगा भाई, हल्के शब्दों में नहीं कहूंगा, खतरनाक हैं। उनके अलग अलग तरीके हैं, उन्होंने अपने अलग अलग जुगाड़ पैदा कर रखे हैं और उन जुगाड़ के माध्यम से, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो बच्चों ने अपने अपने जुगाड़ बना रखे। कैसे जुगाड़ बना रखे? एक खतरनाक भाई कहता है जी मैं तो क्वेश्चन पहले सारे पढ़ लूंगा और उसके बाद पैसेज बनाता चलूंगा। एक खतरनाक प्राणी ये है कि क्वेश्चन पहले क्या पूछा ये बता दे भाई, फिर पैसेज पढ़ूंगा। ये जुगाड़ है, अपने आप में ठीक है। स्कूल लेवल से हम इस जुगाड़ पर काम कर रहे हैं और ये चल सकता है, लेकिन हर जगह नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता, मैं बात करूंगा उसके बारे में। दूसरी बात क्या है, कुछ बच्चों ने अपनी विधि बना दी। क्या चीज? कि सर मैं पहले 3 क्वेश्चन पढ़ूंगा, पहला सवाल बन गया, मैं फिर 3 अगली लाइन पढ़ूंगा, फिर दूसरा सवाल बन गया, तीसरा बन गया, फिर अगली 2 लाइन पढ़ूंगा और एक क्वेश्चन और बन गया। मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना, अपन को कोई टेंशन नहीं है, अपन बिल्कुल बिंदास है, अपन को कोई टेंशन नहीं है, अपन बिल्कुल बिंदास है। वो स्टूडेंट कभी भी ये नहीं सोचता कि गुरुजी कॉमन एरर का एक क्वेश्चन अगर मुझसे ना बने तो मैं उस टीचर को भी गाली देना शुरू कर देता हूं जिसने मुझे पढ़ाया, और मैं उसको भी जाकर ये कहता हूं साले मेरे से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। लेकिन पैसेज का अगर एक क्वेश्चन ना हमसे बने तो हम छोड़ के भी चले जाते हैं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है ये सोतेला भाई है, ऐसा लगता है ये हमारी पत्नी का भाई यानी कि हमारा साला है? सरकार, कहानी को ध्यान से समझना। अगर मेरे बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन कॉमन एरर का अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो सर मींस में आपको इसके कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। प्री में कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। यही होगा भाई। ठीक इसी तरीके से अगर मान लो आपका ये वाला क्वेश्चन सही आपने कर दिया तो इसके मींस में कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स। प्री में कितने मिलेंगे? 2 मार्क्स। तो भाई सब बराबर ही तो वेटेज है, इसकी और इसकी बराबर अंक है, इन दोनों के अंक जो है वो बराबर है। तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम उसको इंपॉर्टेंस दे दें, इसको छोड़ दें? नहीं, हमें इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वाला ये जो एरिया है हमारी सारी ग्रामर और वोकैबुलरी को रिवाइज कराता है। ठीक है, अगर किसी सज्जन के दिमाग में अभी भी ये है कि सर हम अगर न्यूज़पेपर पढ़ लें तो हमारी इंग्लिश हो जाएगी, सर आप सारा जीवन न्यूज़पेपर पढ़ लो, आप सारा जीवन न्यूज़पेपर पढ़ लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, लेकिन आपके अंदर एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। समझ रहे हैं?
आपके अंदर एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक्यूरेसी लेकर आनी है तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर की मात्र 50 लाइन अगर आपने ठीक से पढ़ डाली और 50 लाइन के अंदर वो शब्द कैसे प्रयोग हुए अगर ये आपने सीख लिया, तब आपको इंग्लिश आ सकती है। और वो केवल तभी संभव है जो हम लोग आपके साथ कर रहे हैं। अलग अलग टॉपिक्स हमने पढ़े, अलग अलग टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं चीजों से आपके अंदर वो प्रिसाइज एटीट्यूड पैदा होता है कि आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ग्रामर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वोकैबुलरी की इक्वल इंपॉर्टेंस है। इन दोनों को बहुत अच्छे से पक्का करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने अपने शुरुआती शब्दों में ये कहा कि इस कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का एक दुर्भाग्य है कि एग्जामिनर इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। उसकी खास वजह है, क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों के तुक्के लगाने की जो कला है वो इतनी गजब है कि तुक्के लगाने के आधार पर वो ऐसा फिटिंग बैठा देते हैं आंसर्स की कि भैया ये जच रहा है, यही होगा। और वहां अगर ये क्वेश्चन आंसर लिखने वाले के लिए दिया जाए, यानी कि क्वेश्चन सामने होगा, आपके ऑप्शंस नहीं हो और आपको आंसर लिखने के लिए दे दिया जाए, जैसा स्कूल टाइम में होता था, तो उड़ गए तो तेरे तेरे तो उड़ गए तो तेरे। तो मेरे बच्चों, इसकी समझ अच्छी बनानी है। ये जो जुगाड़ हमने पैदा किए, इन जुगाड़ों को फिलहाल के लिए हटाना है, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाना है। ठीक है, जैसा एक भाई अभी कह रहा है कि सर हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता, हमें शुरू से सिखाओ। मैं सिखाऊंगा, मेरा फर्ज है आपको सिखाना, मेरा फर्ज है आप लोगों के अंदर वो आग लगाना कि जिसकी वजह से आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकें। उसके बाद आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस चीज को कितना सीरियस होकर लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको 5000 पैसेज करा दूं तब भी आपको कुछ नहीं आ पाएगा, मैं आपको गिनती के 5 पैसेज करा दूं आपको सब कुछ आ सकता है। निर्भर करता है कि आप इससे मेरे साथ मिलकर कितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं। गॉट इट? ठीक है, अर्जुन को धनुष बाण का प्रयोग एक बार सिखाया था, उसके बाद लगातार उसने प्रयास किया, उसने बार बार उस पर प्रैक्टिस की और उसे बहुत कुछ आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेटा मैं आपके अंदर एक छोटी सी पुश या एक छोटी सी इग्निशन दूंगा, आपको एक छोटी सी शुरुआत दूंगा, पढ़ना कैसे, समझना कैसे, समझाऊंगा, और उसके बाद का पूरा दायरा आपका खुला हुआ है। चुपचाप अपनी इंग्लिश एक्यूमेन उठानी है। इंग्लिश एक्यूमेन में हर तरह के पैसेजेस दिए हैं और हर एक तरह के पैसेजेस को बनाना है। दूसरी बात, पैसेज को देखकर कभी भी इस तरह से नहीं डरना कि गुरुजी पैसेज तो बहुत बड़ा है, पैसेज बहुत छोटा है, खुश हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। पैसेज के अंदर बड़ा होना या छोटे होना, इससे कोई डर पैदा नहीं हो सकता अगर आप पैसेज को पढ़ना ही चाहते हैं तो। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा मैं वो खूबसूरत बात, हाउ टू सोल्व अ पैसेज। हाउ टू सोल्व अ पैसेज, पैसेज को हल कैसे करना है, ये सवाल हमारे दिमाग में आता है दोस्तों। पैसेज को हल कैसे करना है, कई सारे तरीके हो सकते हैं। अपना एक सीधा सीधा तरीका है जो ऑथेंटिक है, इसे हम कहते हैं क्या चीज, वन गो रीडिंग। वन गो रीडिंग का मतलब क्या होता है, पैसेज को पढ़ना है एक बार, आखिरी बार। ठीक है, पैसेज को टुकड़ों में नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चंस नहीं पढ़ने की पहले क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, हमने ये दिमाग जचा लिया कि भाई पूछा क्या है ये देख ले, ना ना, ये गंदी हरकतें नहीं करनी, ये गलत तरीके बिल्कुल नहीं अपनाने हैं। पैसेज को पढ़ना है, एक बार पढ़ना है, शुरू से आखिर तक पढ़ना है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जब आप पैसेज पढ़ने का काम करते हैं तो पैसेज को पढ़ने की जो पेस है, पेस का मतलब क्या हुआ, आपकी जो स्पीड है, पैसेज को पढ़ने की जो आपकी स्पीड है वो स्लो टू फास्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्लो टू फास्ट होनी चाहिए, यानी कि पहले आपको धीरे पढ़ना है। ठीक है बेटा, पहले आपको धीरे पढ़ना है और उसके बाद आपको पढ़ने की जो स्पीड है वो बढ़ानी है। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है भाई, पहले आपको धीरे धीरे पढ़ना है, उसके बाद पैसेज को स्पीड से पढ़ना है। क्यों धीरे धीरे पढ़ना है, जब आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पैसेज की थीम क्या है। थीम हम किसे कहते हैं दोस्तों, है अगर कोई आपसे पूछे थीम क्या होती है, थीम कहलाती है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी कि किसी भी लिखे हुए पैसेज की
सेंट्रल आइडिया क्या है, केंद्रीय बिंदु क्या है, किस चीज के आधार पर ये पूरा का पूरा पैसेज बनाया गया है, किस चीज के आधार पर ये पूरा का पूरा पैसेज लिखा गया है, उस चीज को हम कहते हैं थीम, यानी कि सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय बिंदु जिसे हम कहते हैं। ओके, अब केंद्रीय बिंदु की अगर हम बात करते हैं, कोई फिल्म आप देखने गए हैं, कोई भी फिल्म आप देखने गए हैं, जैसे एक फिल्म बड़ी अच्छी थी, शेरशाह, कोई भी फिल्म उठा लो, गदर 2, अगर ये कहा जाए जी ये फिल्म देखी थी आपने, हाँ जी देखी थी, मैं अगर आपसे पूछूं बेटा ये फिल्म किसके बारे में थी, तो आप कहोगे सर इस फिल्म का बेसिकली एक सीक्वेंस है, पहले एक कैरेक्टर था तारा सिंह, उस तारा सिंह के गांव के लोग, उसके घर परिवार के लोग 1947 में जब बंटवारा हुआ, तो उस बंटवारे के चक्कर में मतलब भारतीय लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ा, पाकिस्तान के लोगों को भारत आना पड़ा, और इसी बीच एक मारकाट शुरू हुई, और उस मारकाट के दौरान सिख भाइयों के परिवार के लोगों को प्रताड़ित किया गया, और उधर मुसलमान भाइयों के परिवारों को प्रताड़ित किया गया, और इसी झगड़े के बीच एक प्यार की कहानी पैदा होती है, जिसमें शकीना नाम की एक लड़की होती है, और वो तारा सिंह, जो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, और हालात खराब हुए, उनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसके बाद उसे पता चलता है कि उसका परिवार, शकीना का परिवार पाकिस्तान में है, और वो वापस उससे मिलाने ले जाता है, वहां जाकर एक उपद्रव होता है, उसको वो वापस लेकर आ जाता है। इसी का एक सीक्वेंस हमने गदर 2 में देखा, जिसमें जो बाप ने किया वही बेटे ने किया, उसे भी प्यार हुआ पाकिस्तान से, लड़की पसंद हुई, शादी हुई, एंड ऑल एवरीथिंग। तो अगर थीम इसकी पूछी जाए तो क्या है, थीम इसकी ये निकल कर आती है, लव नोज नो बाउंड्रीज, प्यार सीमाओं से कभी नहीं बनता, प्यार किसी को किसी से भी हो सकता है, प्यार किसी को किसी से भी हो सकता है, इसमें कोई सीमाएं नहीं होती, कोई हदें नहीं होती, और ये सरहद के पार से किसी को भी किसी से हो सकता है। और जब प्यार की खुमारी चढ़ती है तो ना दुश्मन ना दोस्त, सब बराबर होते हैं। थीम पूरी फिल्म की कुछ शब्दों में मैंने आपको बताई, तो इसे हम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज कह देते हैं। ठीक है भाई, तो पैसेज कोई भी आपके सामने हो मेरे बच्चों, तो आपको स्लो पढ़ते हुए धीरे धीरे फास्ट की तरफ जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, माइंड द यूज ऑफ अनफेमिलियर, जो भी आपके सामने अनफेमिलियर शब्द आए, अनफेमिलियर वर्ड्स, फ्रेजेस, या फिर जिसे हम कहते हैं इडियम्स, अगर ये आपको देखने को मिले तो इनका आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं का रेफरेंस आपसे पूछा जाता है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, इनकी क्या सार्थकता है, इनके कहने का क्या खास अर्थ निकल कर आ रहा है। ठीक है ना जी, रेफरेंस का मतलब सार्थकता होती है कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द का यहां पर प्रयोग किया जा रहा है। गॉट इट? अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो एक छोटा सा उदाहरण लेकर चलता हूं। जैसे अगर मान लीजिए हमने एक शब्द पढ़ा है राउंड, राउंड को सभी लोग जानते हैं कि सर्कुलर को हम राउंड कहते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं किसी इंसान के लिए कह दूं ही हैज अ राउंड कैरेक्टर, तो यहां से सवाल पैदा हो जाता है कि इस लिखी हुई लाइन में यहां राउंड का आपको क्या अर्थ समझ आ रहा है, इसकी सार्थकता बताएं। ऐसे शब्दों का हमें जरूर फोकस करना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसी चीजों का हमें जरूर फोकस करना है, ध्यान रखना होता है कि भाई इस राउंड का क्या कॉन्टेक्स्ट हमारे इस लाइन में बनता है, ये हमसे पूछी जाती हैं बातें। ठीक है ना। तो राउंड का मतलब क्या होता है, यानी कि जो किसी बात पर टिकता नहीं है, हालातों के अनुसार अपने विचारों को बदल देता है। तो इस तरीके के शब्दों को हम जब पैसेज पढ़ते हैं तो उन्हें हम माइंड करते हुए चलते हैं। ठीक है बेटा, जब भी हम कोई पैसेज पढ़ने का काम करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी हम कोई पैसेज पढ़ने का काम करते हैं तो पैसेज पढ़ते हुए हमारा फोकस एक जगह पर और होता है। क्या चीज? फैक्ट्स कलेक्शन। हम अपने दिमाग में फैक्ट्स को कलेक्ट करते हुए चलते हैं कि आखिर ये बताया किस चीज के बारे में जा रहा है, इसके बताने का क्या रीजन है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम लोगों से कभी कभी कोई स्टेटमेंट पूछी जाती है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, या फिर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हाँ या ना?
आओ बच्चों। शाबाश। आइए बच्चों, अब कहानी को आगे समझते हैं। ये भी हमें समझ में आ गया है। जब भी हम कोई पैसेज पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम साथ साथ एज्यूम करने की कोशिश करते हैं क्या चीज? टाइटल ऑफ द पैसेज। टाइटल ऑफ द पैसेज यानी कि लिखे हुए पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है, ये हमें साथ साथ एज्यूम करना है। और जब भी कोई टाइटल की हम बात हमसे पूछे तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारी थीम क्या है। थीम के बेसिस पर ही कोई ना कोई हमें टाइटल मार्क करना होता है। ठीक है भाईजान, ध्यान रखते हुए चलेंगे हर एक बात का बेटा। ठीक है, चलो भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा? यहां की बात समझ में आ गई? आ जाओ बेटा, आ जाओ भाई, आ जाओ, जाओ। बिल्कुल प्यार से हर एक चीज को समझते चलेंगे। ठीक है भाई, तो अब इसके बाद अगर हम लोगों के क्वेश्चन के अंदर आता है तो एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं टोन या फिर मूड ऑफ द पैसेज या स्पीकर। तो इसके बारे में जब क्वेश्चन आएगा तभी हम इस चीज को डिटेल में आराम से आपके साथ समझते हुए चलेंगे। अभी इस बारे में बातचीत करने की कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। ठीक है, ओके बच्चे, फाइन। अभी इस बारे में कोई खास व्यवस्था बनाना ठीक नहीं है, तो पहले हम इतना ही समझने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, शुरू करें बेटा? आओ मेरे भाई, चलिए बेटा। तो अब देखो हमारे सामने जो पैसेज लिखा है, ठीक है ना, ये छोटी छोटी बेसिक्स है, मैंने इसीलिए टाइम दिया कि आप लिखना चाहें तो कुछ लिख सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अलग अलग लेवल के हम लोगों ने आपके साथ मिलकर सेट तैयार किए हैं दोस्तों। मेहनत करेंगे सभी के साथ। ठीक है बच्चों, एक मिनट रुक जाओ बस, बस बस अभी शुरू कर रहा हूं बेटा। आ जाओ बेटा। सबसे पहले लिखे हुए इस पैसेज को मैं आपके साथ मिलकर पढ़ूंगा, और जिस एटीट्यूड से हम इस पैसेज को पढ़ें उसी एटीट्यूड को डेवलप करने की कोशिश करना। ठीक है ना, पैसेज को इसलिए नहीं पढ़ना कि हमें 4 सवालों के जवाब देने हैं, नहीं नहीं, पैसेज को इसलिए पढ़ना है कि हम इस पैसेज से अपनी ग्रामर को भी रिवाइज करेंगे, वोकैब्स को भी रिवाइज करेंगे। इसमें कुछ नई जानकारी अगर हमारे काम आए तो हम उसे हमेशा याद रखेंगे। गॉट इट? आओ ध्यान से पढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रूथ? इस लाइन को देखते ही हमें समझ में आ गया कि ये जितनी भी कहानी हमें बताई हुई है वो सच या झूठ के पैमाने के बारे में ही है, कि सच को कैसे पता चला जाए, सच होता क्या है, झूठ क्या होता है, झूठ को कैसे पहचाने, ऐसी कोई बात इसके अंदर होगी। ये फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल पैसेज है। सेड जेस्टिंग पायलट नाम के इंसान ने पूछा सच क्या है, एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर, और ये किसी जवाब के लिए रुकता भी नहीं है। सवाल पूछा, भाग गया, जवाब तो सुनना ही नहीं चाहता। जवाब नहीं सुनना चाहता तो हम क्या करें? सर्टेनली देयर बी दैट डिलाइट इन गिड्डीनेस। ठीक है ना, कोई ना कोई आनंद होगा। गिड्डीनेस का मतलब क्या होता है? जब आपका सिर चकराए। ठीक है ना, अगर आप कहते हैं कि सर मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो इसे आप अंग्रेजी भाषा में कैसे कहेंगे? आई एम फीलिंग गिड्डीनेस। कैसे कहेंगे? आई एम फीलिंग गिड्डीनेस। मेरा सर चक्कर खा रहा है, तो इसको कहने का तरीका आसान है। क्या कहोगे भाई? आई एम फीलिंग गिड्डीनेस। एंड काउंट इट, और इसका ध्यान रखें, इट अ बोंडेज टू फिक्स अ बिलीफ। ये अपने आप में एक बोंडेज है किसी चीज को फिक्स करने के लिए, एक विश्वास को। अफेक्टिंग फ्री विल। विल का मतलब यहां पर क्या है? विल का मतलब है इच्छा। हमारे इस प्यार भरे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है?
करियर विल, यानी कि यहां करियर को पाने की, बनाने की और संवारने की इच्छा जागती है। ठीक है, फाइन। फ्री विल इन थिंकिंग एज वेल एज इन एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब किसी काम को करना। मेरे बच्चों, अगर एक्ट की हम बात करते हैं तो एक्ट का मतलब होता है टू परफॉर्म, किसी काम को करना। एंड दो द सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर, सेक्ट्स का मतलब हिस्से, ठीक है ना जी, जो किसी चीज को मानते हैं वो टुकड़े समाज के, उन्हें सेक्ट्स कहते हैं। द सेक्ट्स ऑफ फिलोसोफर्स ऑफ दैट काइंड बी गोन, अब वो लोग जा चुके हैं। येट देयर रिमेन सर्टेन डिस्कोर्सिंग विट्स। विट्स का मतलब क्या होता है? बुद्धि। आप लोगों की प्यारी सी किताब का नाम क्या है? वोकैब विट्स, यानी कि वोकैबुलरी को याद करने की बुद्धि कैसे डेवलप करें, उसके लिए वो किताब दी गई है। डिस्कोर्सिंग का मतलब क्या होता है? उपदेश देने वाले बुद्धिमान जो लोग हैं। विच आर ऑफ द सेम वेन्स, उनकी भी नसें सेम हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जो ये सवाल पूछकर चले गए हैं इस धरती से, सृष्टि से, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी उसी बात को ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं, पता कर रहे हैं। दो देयर बी नॉट सो मच ब्लड इन देम, हालांकि आज जो नसें बची उनमें ज्यादा खून नहीं है। यानी कि आज जितने विचारक हैं उन विचारकों के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है कि अब वो इस सवाल का जवाब ढूंढ सके। ठीक है, यहां तक देखने से हमें पता चल रहा है पैसेज बहुत गहरा है। पैसेज की कहानी सरफेस पर नहीं है, पैसेज बहुत गहरा है। ध्यान से पढ़ेंगे केवल तभी संभव है कि हम इसकी गहराई को माप सकते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक सबसे बड़ा सवाल आप अपने आप से पूछें, किसी और से नहीं। हु एम आई? ठीक है, ये सवाल इतना गहरा है कि हम सबसे पूछ लेते हैं क्या है तू, नहीं तेरी औकात क्या है, लेकिन कभी हमने अपने आप से ये सवाल नहीं पूछा मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या है। कभी हमने अपने आप से नहीं पूछा। अगर सबसे रहस्यमयी सवाल हम ढूंढे आज के वक्त में, तो सबसे बड़ा रहस्यमयी सवाल है हु एम आई। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भी महात्मा बुद्ध अपने घर से निकल गए थे। इसी सवाल का जवाब आज से नहीं, करीब 5000 साल पहले से मानव इतिहास ढूंढ रहा है। और जो बच्चे मेडिटेशन नाम को जानते हैं, मेडिटेशन नाम की बातचीत को सीखना चाहते हैं, तो मेडिटेशन की पहली और आखिरी सीढ़ी यही है। मेरे शब्दों का ध्यान रखना, पहली और आखिरी सीढ़ी यही है। पहला कदम भी यहीं से शुरू होता है। महात्मा बुद्ध को किसी ने घर से नहीं निकाला था, तो बहुत समृद्ध परिवार से थे, लेकिन उन्होंने पहला कदम भी इसीलिए कि मैं कौन हूं, इसकी खोज मुझे करनी है। और आखिरी कदम मैं कौन हूं, इसका जवाब जब उन्हें मिल गया, तब वो वापस घर लौट आए। और हर किसी इंसान के अंदर मैं कौन हूं, इसी बात का जवाब ढूंढने के लिए हर किसी इंसान के अंदर एनलाइटनमेंट हुआ। लेकिन आजकल का जो समाज है, आजकल का समाज बड़ा खतरनाक है। मैं नहीं तो कौन बे ठीक है, अपनी महिमा मंडन करता घूमता है आज का समाज कि मैं हूं जो कुछ हूं। देखो कितना फर्क है। मैं कौन हूं वो महात्मा बुद्ध का सवाल था, आज के लोगों का सवाल क्या है? मैं नहीं तो कौन बे, कि मेरे आगे टिक कौन सकता है। मैं अपने आप में संपूर्ण हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मेरे सामने कोई आ जाए तो उसकी औकात क्या है। इसका मतलब जानने की इच्छा रखने वाले उस महात्मा बुद्ध से अज्ञानी, आज का जो अज्ञानी है, वो इतने बड़े अहंकार में आ गया है कि उसको कुछ जानने की इच्छा ही नहीं फील होती। उसे लगता है मैं नहीं तो कौन बे, मुझे तो सब कुछ आता है। अब आप देखो आप कौन सी सीढ़ी पर खड़े हुए हो, उस पहले कदम की सीढ़ी पर जहां से आपको बहुत ऊपर जाना है, या आज आप बिल्कुल सीढ़ी के उस ऊपर वाले कदम पर बैठे हुए हो कि जिसके ऊपर आप कुछ देख ही नहीं रहे और छलांग लगाकर नीचे गिरोगे। गहरे सवाल। ऐसे पैसेजेस आपको बहुत ज्ञानी बनाते हैं बेटा, ऐसे पैसेजेस बहुत प्यार से पढ़ने चाहिए। ठीक है, सो मच ब्लड इन देम एज वॉज इन दोज ऑफ द एंशियंट्स। प्राचीन लोगों के जो नसों में खून ज्यादा था, वो ज्यादा गहरा सोचते थे। आजकल के लोग सोचते नहीं है। फिलोसोफर्स आज भी हैं, लेकिन उतने अच्छे विचारक नहीं है। बट इट इज नॉट ओनली द डिफिकल्टी एंड लेबर, ये कठिनाई और मेहनत की बात ही नहीं है। विच मैन टेक इन फाइंडिंग आउट ऑफ ट्रूथ, जो सच ढूंढने में एक इंसान ने लगाया है। नोर अगेन दैट व्हेन इट इज फाउंड, ऐसा भी नहीं है कि किसी ने इसका जवाब जब ढूंढ लिया तब वो ठंडे बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है। इट इम्पोस्ट, देखो जी ये आर्केइक वर्ड है। आर्केइक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे सवाल पूछा जाता है। आर्केइक का मतलब होता है ओल्ड इंग्लिश वर्ड।
प्राचीन अंग्रेजी भाषा का कोई भी शब्द जो अब यूज नहीं होता, अब क्या हो चुका है, ऑब्सोलीट। ये वोकैबुलरी यहीं से पूछी जाती है आपसे। इम्पोसिट नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार किसी भी वर्ब के साथ एस जोड़ते हैं। प्राचीन भाषा में जो ऑब्सोलीट हो गई है, अब हम इस एस को हटाकर इसकी जगह टीएच जोड़ते थे, ठीक है ना। तो इम्पोसिट का मतलब क्या है, इम्पोजेस। क्या मतलब हुआ बेटा, इम्पोजेस। इम्पोजेस का मतलब थोपना, अपनी विचारधारा को थोपना, अपनी बात को कहना। अपॉन मैन्स थॉट्स दैट डथ, डथ का मतलब आप समझ गए, डज ब्रिंग लाइज इन फेवर। एक इंसान के ऊपर विचारधारा को थोपता है और उसी की वजह से झूठ अपने हक में लोग शामिल कर लेते हैं। बट अ नेचुरल थॉट करप्ट लव ऑफ लाई इटसेल्फ। ठीक है, ध्यान से देखो, अ नेचुरल दो ये प्राकृतिक है, हालांकि ये भ्रष्ट है। लव ऑफ लाई, झूठ के लिए अपने अंदर एक प्यार हम अपने आप जगा लेते हैं। यहां का अर्थ समझाता हूं, ध्यान से समझना। अगर कोई इंसान चोरी कर रहा है, अगर कोई इंसान चोरी कर रहा है, उसे 4 आदमियों ने पकड़कर पीट दिया, ठीक है, और उससे पूछा तूने चोरी क्यों की? उसने कहा चोरी मैंने नहीं की, मुझे भूख लगी थी, मुझे भूख लगी थी, मुझे खाना खाना था, खाना खाने के लिए मेरे से सामने वाले ने पैसा मांगा, पैसा मेरे पास था नहीं, मैंने उसका खाना उठाया, खा लिया। खाने का स्वभाव है कि उसे कोई खाए, भूख का स्वभाव है कि मैं उससे कुछ खिलाऊं। भाई मेरे शरीर का स्वभाव है कि मैं उससे कुछ खिलाऊं। इसमें पैसा कहां से पैदा हो गया? इसमें पैसे का कोई सवाल ही नहीं है। और मेरी बात को ध्यान से समझना, एक चोर की भाषा ये है, एक चोर की भाषा ये है, और चोर ने अपने हालातों के अनुसार अपना सच पैदा कर दिया। एक चोर ने, जिसने छीन कर कहीं से खाना खाया है, उस चोर ने अपने अनुसार अपना सच पैदा कर लिया, जबकि वो एक ऐसा झूठ है जिसे उसने प्यार कर लिया और उसे सच मान लिया। आपसे अगर कोई कहे कि आपने अपने छोटे भाई को चांटा क्यों मारा, तो आप कहते हो कि इसने मेरा गिलास तोड़ दिया, इसने मेरा फेवरेट कांच का गिलास तोड़ दिया जो मुझे बर्थडे पर मिला था। छोटे भाई ने कहा कि वो कांच का गिलास तुम्हारा था कैसे? वो तो तुम्हें किसी और ने दिया था, तुमने उसके लिए ना पैसा दिया, ना तुमने उसके लिए कुछ किया, वो तो तुम्हें किसी और ने दिया, तुम्हारा कैसे हो गया? तो गलत काम करने वाला, झूठ बोलने वाला कभी कभी अपने सच अपने हालातों के अनुसार पैदा कर लेता है, और जब वो अपने सच पैदा कर लेता है वो किसी चीज में नहीं मानता। इसलिए व्हाट इज ट्रुथ, ये अपने आप में एक दूसरा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं मिलता। अपने अपने सच है, मेरे हिसाब से मेरे अपने सच है, आपके हिसाब से अपने सच है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ है ना? चलो खैर, वन ऑफ द लेटर स्कूल ऑफ ग्रेशियंस, ग्रेशियन लोगों का एक बाद का जो स्कूल है, स्कूल का मतलब होता है स्कॉलर्स का ग्रुप। स्कूल का मतलब वो नहीं है भाई जहां पढ़ने जाते थे, वो तो है ही, लेकिन इसका एक अर्थ होता है जहां रिसर्चर्स का एक ग्रुप है, ठीक है। एग्जामिनेथ, अब इसका मतलब समझ गए, एग्जामिन्स मैटर, इस बातचीत को ध्यान से पढ़ते हैं। एंड इज एट अ स्टैंड टू थिंक व्हाट शुड बी इन इट, कि इसके अंदर आखिर होना क्या चाहिए, सच को पहचानने की क्या विधि है, सच को कैसे जाना जाए। दैट मैन शुड लव लाइज, इंसान झूठ को बहुत प्यार करता है। वे नीदर दे मेक फॉर प्लेजर्स एज विद पोएट्स, ठीक है ना। और उन झूठ की वजह से उसे बहुत अपने हालातों से प्यार हो जाता है। और इसका खास उदाहरण क्या है, जैसे हमारे कवि महोदय हैं, वो सुना होगा ना आप लोगों ने, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि जहां सूर्य देवता नहीं पहुंच पाते हैं वहां हमारे कवि महोदय पहुंच जाते हैं। कवि महोदय की जेब में एक पैसा नहीं हो, लेकिन वो कल्पनाओं के महल बनाते हैं और अपने आप को किसी राजा से कम घोषित नहीं करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस लाइन के अनुसार है कि जैसे एक कवि होता है, वो अपनी झूठी दुनिया, अपनी कल्पनाओं की दुनिया पैदा करता है और उस कल्पनाओं की दुनिया को इतना अजीम प्यार करता है, और उस प्यार के आधार पर वो अपने विचारों को पता नहीं कहां कहां भटकाता है, प्लेजर ढूंढता है। नोर फॉर एडवांटेज एज विद द मर्चेंट्स, मर्चेंट का बेनिफिट अलग है, व्यापारी इंसान का अलग व्यवहार होता है। व्यापारी इंसान का मतलब होता है अगर कोई, उसने कोई चीज 201 रुपए की खरीदी, उसे वो 250 रुपए की बेचता है, उसे इतना समझ में आता है कि मुझे 49 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मुझे उससे ज्यादा नहीं समझ में आता व्यापारी की तरह से। बट फॉर लाइज सेक, लेकिन झूठ के लिए
व्यापारी के लिए झूठ का एक अलग अर्थ होता है। व्यापारी के पास आप जाओ, मान लो मैं टी शर्ट खरीदने गया, दुकानदार ने मुझे कहा कितने की, भाई मैंने, दुकानदार ने मुझे बताया जी ये 350 रुपए की टी शर्ट है। ठीक है जी, 350 की टी शर्ट है। मैंने उसको बार्गेनिंग कहा, मैंने कहा जी मैं तो इसके 250 रुपए दे सकता हूँ। ठीक है जी, उसने कहा भाई साहब 250 की तो घर पे नहीं आई, 280 रुपए की तो मेरे घर पे खरीद है, 10 रुपए भी ना कमाऊंगा तो क्या फायदा हुआ। मैंने कहा चल 10 रुपए कमा ले, 290 की दे दो। उसने मुझे 290 रुपए की टी शर्ट दे दी। अब हकीकत में ये उसके पास घर पे 150 रुपए की पड़ी थी, उसने भी झूठ बोला, वहां से झूठ बोला कि इतने की है, और उससे आगे झूठ बोलकर उसने प्रॉफिट कमाया। मर्चेंट का सच अपने लिए सच है, बट आई कैन नॉट टेल दिस सेम ट्रूथ। लेकिन यही जो सच है मैं हर जगह नहीं बोल सकता। इज नेकेड, नेकेड का मतलब नंगा झूठ है। एंड ओपन डे लाइट, दिन दहाड़े, ओपन डे लाइट का मतलब दिन दहाड़े। दैट डज नॉट शो, यहां पर डज बनेगा बेटा, फिर से याद रखेंगे, दैट डज नॉट शो द मास्क एंड मेमोरीज। सर मास्क जो चेहरे को ढकता है, और मेमोरीज का मतलब होता है जिसे हम आडंबर कहते हैं, जो हम रंगते हैं। ट्रायम्फ्स की, झूठ के दम पर हम कितना अपने आप को जीत दिखाते हैं। ऑफ द वर्ल्ड हाफ सो स्टेटली एंड डेंटली एज कैंडल लाइट्स। ठीक है जी, डेंटी का मतलब होता है टेस्टी। ठीक है, ट्रुथ में परहैप्स कम टू द प्राइस ऑफ अ पर्ल। सच की कीमत क्या हो सकती है? हो सकता है एक मोती का दाना हो सकता है। दैट शोज बेस्ट बाई डे बट इट विल नॉट राइज टू द प्राइस ऑफ अ डायमंड। ठीक है ना, कि सच की कीमत क्या हो सकती है? एक मोती का दाना हो सकता है, एक मोती हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसकी कीमत एक डायमंड नहीं हो सकता। आ कार्बनकल दैट शोज बेस्ट इन वेरिड लाइट्स, यह कार्बनकल जो अलग अलग रंग में अलग अलग तरह का प्रदर्शन करता है। अ मिक्सचर ऑफ लाई डज एवर एड प्लेजर, और कई तरह के झूठ बड़े आनंद को पैदा करता है। डज एनी मैन डाउट, क्या कोई इंसान इस बात पर शक करता है? दैट इफ देयर वर टेकन आउट ऑफ मैन्स माइंड्स, अगर किसी इंसान के दिमाग से ये चीज निकाल दी जाए, वेन ओपिनियंस, खाली व्यर्थ के जो विचार हैं, फ्लैटरिंग होप्स, जो झूठी उम्मीदें हैं, अगर वो हटा दी जाएं, फॉल्स वैल्यूएशंस की जो झूठी किसी के दिमाग में कीमतें बैठा दी जाती हैं। एक बात को ध्यान से समझना, आईफोन 15 2 लाख रुपए का फोन है। 2 लाख रुपए का उस फोन में क्या है कोई नहीं जानता। ठीक है, एक फोन आप लेकर आते हैं, एक सस्ता फोन लेकर आते हैं, वीवो का 10,000 रुपए का फोन, समझ रहे हैं? वैल्यूएशंस, झूठी वैल्यूएशंस बैठा रखे हैं। काम उसका भी फोन करना है, काम उसका भी फोन करना है, काम उससे भी वीडियो देखना है, उससे वीडियो देखना, उसमें भी क्लास चल सकती है, इसमें भी क्लास चल सकती है, लेकिन झूठी वैल्यूएशंस हम लोगों ने बना रखी हैं। ठीक है, इमेजिनेशंस एज वुड एंड द लाइक बट इट वुड लीव द माइंड्स, लेकिन इमेजिनेशंस से अगर हम बात करें दिमाग से उतर जाता है। ऑफ अ नंबर ऑफ मैन पुअर श्रंकन थिंग्स, मतलब बेचारी चीजों पर खुश हुए रहते हैं। फुल ऑफ मेलांकनी, उदासी से भरे हुए हैं। इन डिस्पोजिशन का मतलब अलगाव होता है। एंड अनप्लीजिंग टू देमसेल्व्स, अपने आप के लिए भी खुश नहीं होते हैं। यहां आखिरी की 4 लाइनों का मतलब ये समझ में आता है कि हम अपने अंदर झूठी वैल्यूएशंस पैदा कर लेते हैं, झूठे विचारों को जन्म दे देते हैं, झूठा परिवेश क्रिएट कर लेते हैं, झूठ के चारों ओर बैठकर अपने झूठ को सच मान लेते हैं। ठीक है, अपने झूठ को सच मान लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर आंसर्स डिस्कस करेंगे। मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि यार आप अच्छे टीचर हैं, आपको पूरा भारतवर्ष जानता है, भारत के लगभग हर एक कोने से बच्चा आपसे पढ़ता है और अच्छी ख्याति है आपकी, तो आप मर्सिडीज गाड़ी लो ना, मर्सिडीज गाड़ी लो। अभी हाल फिलहाल में किसी क्रिकेटर ने एक फॉर्मेटिक गाड़ी ली है मर्सिडीज की, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ के आसपास है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये गाड़ी क्यों नहीं लेते? मैंने कहा मेरी समझ नहीं पड़ती ये चीज, इतनी महंगी गाड़ी की मुझे जरूरत ही नहीं लगती। मुझे गाड़ी ऐसी चाहिए कि बारिश हो रही हो मैं तब भी उस गाड़ी को बेखौफ चला सकूं, अगर धूप हो रही हो तब भी बेखौफ चला सकूं, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में भी मैं बेखौफ चला सकूं। समझ रहे? अगर उस गाड़ी के अंदर बैठकर, मान लीजिए मेरे परिवार में किसी बच्चे ने या किसी भी इंसान ने अगर उस गाड़ी के अंदर खाना गिरा दिया तो मुझे चिंता नहीं हो, और जिसका खर्च मैं आसानी से झेल सकूं। तो मेरे पास मेरी एक छोटी सी क्रेटा गाड़ी काफी है, अगर वो नहीं तो शायद वैगन आर मेरे लिए काफी है। तो मुझे इतनी महंगी गाड़ी की जरूरत ही नहीं है।
अब वो चीज मेरी सुनकर वो मेरे ऊपर हंसने लग गया कि यार तुम लेना चाहो तो ले भी सकते हो। मैं कहा मैंने नहीं, मेरे को सेंस नहीं समझ में आती है। मर्सिडीज नाम की गाड़ी उस देश की है, उस देश के लोगों के हिसाब से, उस देश की कंडीशन के हिसाब से है। आप मर्सिडीज के एक मिनिमम कंडीशन को सुनोगे, आप ही मतलब सरप्राइज रह जाओगे। अगर रोड पर 300 mm पानी भरा हुआ हो तो मर्सिडीज को चलाना वर्जित है। कंपनी कहती है आप इस गाड़ी को फिर उस रोड पर चलाएंगे नहीं जहां 300 mm पानी भरा हुआ है। 300 mm कितना होता है वो आप जानते हैं? 30 सेंटीमीटर। अरे भाई ऐसी गाड़ी का फायदा क्या? हमारी गाड़ी 30 सेंटीमीटर नहीं भाई साहब, 50 सेंटीमीटर में भी उछल कूद करती हुई चलती है। मेरी गाड़ी में कोई कचरा भी गिर जाए मुझे कभी भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि 1000-1200 रुपए वाला ड्राई क्लीन वाला आके साफ कर देता है। तो यहां जो आखिर में ये कहा है, अपने अपने हिसाब से हर किसी ने अपने सच स्थापित कर लिए हैं और अपनी अपनी जिंदगी उस ढंग से जी रहा है। बहुत ही अच्छा पैसेज था। इस पैसेज का सबसे अच्छा फायदा क्या मिला? हमें जिंदगी जीने का तरीका सीखने को मिला। क्वेश्चन के आंसर लगा देना ये पर्पस नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये तो हमें करना ही है। ये तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़कर आंसर ढूंढ लेते तो उससे भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये कोई ज्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं है बच्चे। अचीवमेंट बड़ी क्या है? अचीवमेंट है कि आपने पैसेज से कुछ सीखा। पहला प्रश्न, व्हाट इज द राइटर्स आइडिया ऑफ ट्रूथ इन द पैराग्राफ? ट्रूथ एंड डिविनिटी गो हैंड इन हैंड। दोनों हैंड इन हैंड का मतलब होता है साथ चलना। सर डिविनिटी का मतलब देवताओं की बात कहीं नहीं है पैसेज में। ट्रूथ कैन बी टोल्ड एंड अवॉइडेड कन्वीनियंटली। सच को बोला जा सकता है और जब चाहे इसको अवॉइड कर सकते हैं। अपने अपने सच हम पैदा कर लेते हैं। ट्रूथ इज अ कंपल्जन। सर कंपल्जन की कोई बात पैसेज में नहीं है। ट्रूथ में बी चॉइस ऑफ एंशिएंट ग्रीशियंस। बिल्कुल नहीं सर, करेक्ट। ग्रीशियन का मतलब होता है ग्रीक के जो लोग हैं। ग्रीक पीपल इज कॉल्ड ग्रीशियंस। ठीक है, ग्रीस के लोग। वाई डू मैन लव लाइज? झूठ को क्यों प्यार करते हैं? फॉर एडवांटेज, फॉर द सेक ऑफ लाइज, फॉर द लव ऑफ लाइंग। अ लाई इज इमेजिनेटिव। झूठ से क्यों प्यार होता है? सर झूठ से प्यार होता है झूठ के लिए। हमने झूठ बोलना है क्योंकि हमारा को झूठ बोलना है। समझ रहे हैं? फायदे के लिए कोई झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलने के अंदर एक आनंद छिपा होता है। झूठ बोलने के अंदर सच से दूर होने की एक शक्ति छिपी होती है। आप अगर किसी चीज के लिए झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने में क्या फायदा मिलता है? झूठ बोलने में एक फायदा मिलता है कि हमें सच से दूर होना पड़ता है। और सच का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। सच का मतलब स्थायित्व नहीं है, सच का अर्थ है परिवर्तन। हर जगह परिवर्तन हो रहे हैं। और वो परिवर्तन किसके आधार पर हो रहे हैं? झूठ के आधार पर नहीं। झूठ के आधार पर तो क्या हो रहा है? नष्ट हो रही हैं चीजें। समझ में आ रही है मेरी बात? है ना? सच के आधार पर परिवर्तन हो रहे, सृष्टि का विकास हो रहा है, सृष्टि के अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। विच मेटाफर? मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है। मेटाफर की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो मेटाफर कहलाता है डायरेक्ट कंपैरिजन। सीधी तुलना कर देना दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में। हम लोगों ने एक इंसान की तुलना शेर से कह दी। मैंने कहा राहुल हमारी कक्षा का शेर है। सीधा कंपैरिजन कर डाला, राहुल को शेर कह दिया। इसका मतलब राहुल के अंदर शेर जैसी ताकत है, हिम्मत है। विच मेटाफर इज यूज्ड इन द पैसेज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड लाइज? ठीक है, पर्ल्स वर्सेस डायमंड्स, ईज वर्सेस डिफिकल्टी, ब्यूटी वर्सेस प्लेन अनअडोर्न्ड ट्रूथ, डिसेप्शन वर्सेस सिंसियरिटी। आपके मुताबिक कौन सी बात है? आप कहोगे सर ये शब्द हमने पैसेज में नहीं देखे, यहां पर पैसेज में नहीं देखे। ईज वर्सेस डिफिकल्टी। सर झूठ आसानी से बोला जाता है, सच की प्रैक्टिस बड़ी डिफिकल्ट होती है। ठीक है, ये बात नहीं कही हमने, मेटाफर कहा है। किसी चीज की तुलना जो डिफरेंट है, भाई यहां इंसान की जानवर से तुलना की थी या वस्तुओं की तुलना हमने किससे कर दी? सच और झूठ से। ठीक है, व्हाट लिटरेरी डिवाइस डज द ऑथर यूज व्हेन ही सेज ट्रुथ इज निक्ड? सच झूठा होता है। देखो जी, ये तो आप बता सकते हैं, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब होता है जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज एक साथ रखे जाएं। बेटा फिगर ऑफ स्पीच है, एक फिगर्स ऑफ स्पीच। आप लोगों के वोकैबुलरी सेशन में फिगर्स ऑफ स्पीच करवाई गई हैं। आप वोकैबुलरी की वीओडी अगर देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, वरना आप अपनी द इंग्लिश एक्यूमेन से भी आप अपनी, अब आप लोगों की इंग्लिश एक्यूमेन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमें दोस्तों। तो इंग्लिश एक्यूमेन में मैं आपको बता देता हूं,
इंग्लिश एक्यूमेन के आप कंटेंट को खोलेंगे तो इसमें आप लोगों को पार्ट ई देखने को मिलेगा, लेसन नंबर 33। ठीक है ना, लेसन नंबर 33 इसमें दिया हुआ है, फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोगों को पढ़नी है भाई। ठीक है ना, फिगर्स ऑफ स्पीच आपको पढ़नी है, आपके पेपर में फिगर्स ऑफ स्पीच पूछी जाती हैं पैसेजेस में। ठीक है ना, खासकर जो स्टेट लेवल के बच्चे हैं, जो स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे टीचिंग से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी वालों आप लोग भी मेरे बच्चों जरूर पढ़ लेना। फिगर्स ऑफ स्पीच का सवाल पूछा जाता है। पैराडॉक्स, विरोधाभास, पर्सोनिफिकेशन सभी को पता है मानवीकरण कहलाता है। नॉन लिविंग थिंग को लिविंग कह देना मानवीकरण कहलाता है। एलिगरी का मतलब क्या होता है? एलिगरी का मतलब क्या होता है भाई? एलिगरी का मतलब होता है कि किसी भी, एक मिनट रुक जाओ भाई, एलिगरी तो मेरे दिमाग से उतर गया, लेट मी चेक, वेट अ मोमेंट प्लीज। कई दिनों के बाद पढ़ रहा हूं भाई मैं भी असल में, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, एलिगरी का मतलब क्या होता है? अ मोरल स्टेटमेंट, सॉरी, अ मोरल स्टेटमेंट। दिमाग में आ गया ना एकदम से, ढूंढने से पहले दिमाग में आ गया। सिंबोलिज्म का मतलब होता है प्रतीकात्मकता, यानी कि हमने किसी चीज को प्रतीक बना दिया है। तो बेटा यहां हमने मतलब सच को नंगा कर दिया, यानी कि सच को इंसानों वाले गुण दे दिए हैं, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है भाई, बाकी सभी एग्जांपल्स पढ़ना है बेटा आपको। मैंने आपको बुक का लेसन नंबर 33 बता दिया है, उससे पढ़ेंगे बेटा। What would happen if truths were not mixed with lies? अगर सच को झूठ से नहीं मिला दिया जाए तो क्या होगा? There would not be any pleasure in the pursuit of truth. मतलब परसूट का मतलब होता है भाई सर्च। परसूट की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो परसूट का मतलब होता है सर्च। ठीक है ना, देयर वुड कोई मतलब खुशी नहीं मिलेगी अगर हम सच को ढूंढेंगे। ट्रुथ वुड बी क्लियर एंड अनडाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड का मतलब होता है जो मतलब जैसे पानी के अंदर हम कोई चीज डालते हैं तो डाइल्यूट हो जाती है, फैल जाती है, बिखर जाती है, विखंडित हो जाती है। ठीक है ना, लाइज वुड नो लॉन्गर बी नेसेसरी। सर झूठ की फिर कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द ब्यूटी ऑफ ट्रुथ वुड शाइन फोर्थ। सर ऐसा कोई भी बात पैसेज में नहीं कहा गया है। पैसेज में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि भाई अगर हमने झूठ का सहारा छोड़ दिया तो सच के अंदर कोई भी प्लेजर नहीं बचेगा। ठीक है जी, तो मुझे लगता है आज का समय यहीं तक हम देंगे दोस्तों। ठीक है, पहले यहां तक के पैसेज को आप एक बार ट्राई करना मेरे बच्चे। आज मैंने आपको पैसेज को पढ़ने का एक एटीट्यूड दिया है। ठीक है, हम आपके साथ फिर मिलेंगे कल की क्लास में। इस पैसेज के बारे में हम आपके साथ मिलकर बात करेंगे। ठीक है, आप एक बार इन सभी पैसेजेस को घर से ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको पीडीएफ ये भी आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोगों को पीडीएफ दी गई हैं प्रीवियस, उनको भी जरूर सोल्व कर लीजिएगा। द इंग्लिश एक्यूमेन के पैसेजेस भी अब आप सोल्व करने शुरू कर देंगे। हम बिल्कुल मेरे भाई रोहित, हम कल भी आपकी क्लास लेंगे, कल भी हम आपके साथ मिलकर कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना, ओके। एक सवाल पूछा भाई ने, सर पैसेज को पढ़ने का कितना समय देना चाहिए? ठीक है, ये आप देख लीजिएगा बाद में। पैसेज को पढ़ने के लिए कितना समय, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 1 घंटे का समय होता है। सेकंड के हिसाब से आ गया हमारे पास, प्रति प्रश्न के लिए कितनी सेकंड्स हैं, तो 36 सेकंड्स आ गया भाई। 36 सेकंड किसके लिए होगा भाई? एक क्वेश्चन के लिए। 5 क्वेश्चंस की गुना करूंगा तो 180 सेकंड्स हो गया। 180 सेकंड को 3 से डिवाइड कर लो, नहीं 60 से डिवाइड कर लो, तो कुल मिलाकर 3 मिनट्स। यानी कि एक पैसेज को सोल्व करने के लिए जिसमें 5 प्रश्न है, मैक्सिमम 3 मिनट का समय हम देते हैं। और इस 3 मिनट का मतलब क्या हुआ? 2 मिनट पैसेज को पढ़ने का और 1 मिनट पैसेज के आंसर बनाने का। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट बनते हैं, जैसे जैसे आप पैसेजेस को स्पीड से पढ़ना शुरू कर देते हैं, ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं, मतलब आपके पैसेज को पढ़ने की जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ जाती है, उस हिसाब से ये आपका समय कम होता चला जाता है। यानी कि 1 मिनट 30 सेकंड मैक्सिमम आपको देनी है। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला जो पैसेज था, इस पैसेज पर तो आपको थोड़ा गहराई में उतरना था, चीजों को ध्यान से समझना था, गॉट इट। लेकिन पैसेज का कभी कभी ऐसा भी लेवल होता है कि फटाक पढ़ते ही समझ में आ जाता है। एयर पोल्यूशन मिलता है, नॉइज पोल्यूशन मिलता है,
मेरी बात समझ रहे हैं? कोई स्टोरी बेस्ड पैसेज आ जाता है हमारे सामने, कोई राम काका नाम का इंसान था, उसके गांव में ये हुआ वो हुआ, उसकी माँ एक्सपायर हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस चीज के बारे में एक पैसेज होता है, तो खटाक से पढ़ा जाता, दिक्कत नहीं होती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट देना है, ठीक है, फाइन। तो मैंने पैसेज शुरू से ही ऐसे उठाए जिनका एक अच्छा लेवल हो, फाइन। तो आज एक बार आप इस सारी पीडीएफ को सोल्व करेंगे बेटा। इसके अंदर आपको करीब 5 या 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ट्राई आप करेंगे। मैं आप लोगों के साथ मिलकर कल की क्लास में इसको फिर कंटिन्यू करूंगा, आपके साथ हर एक पैसेज को अच्छे से पढ़ूंगा, और कुछ पीडीएफ आप लोगों को पहले से भी दी है, उनको भी आप बनाएं। आप अपने साथ साथ इसी चीज के साथ एक्यूमेन के भी क्वेश्चंस बनाएं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शुभ दिन, मस्त रहें, खुश रहें और मेहनत करें। बाय एवरीवन, टेक केयर।